पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मरियम नवाज जो कि पंजाब स्टेट है पाकिस्तान का, वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है और तहरीके लब्बैक से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, उनसे जुड़े मदरसे, उनसे जुड़ी मस्जिदों को सीज किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की एक पॉपुलर जो संस्था थी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसके ऊपर कंप्लीट क्रैकडाउन टाइप की सिचुएशन है और जो भी टीएलपी से जुड़ा हुआ है उसको पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत टीएलपी के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीएलपी के चीफ साद हुसैन रिजवी अभी किस हालात में हैं और उनके भाई अनस रिजवी का भी कोई बयान नहीं आ रहा है साद हुसैन रिजवी की सलामती को लेकर। 3 गोलियां लगी हैं साद हुसैन रिजवी को मुरीदके में, जो एक वायलेंट क्लैश हुई थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि वो सच जो पाकिस्तानी भी नहीं जानते कि आखिर जब टीएलपी का एक मार्च निकलना था, इस्लामाबाद तक जाना था, यूएस एम्बेसी तक जाना था और गजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली करनी थी, प्रोटेस्ट करना था, इजराइल से सवाल पूछने थे, अमेरिका से सवाल पूछने थे, तब आखिर ऐसा क्या हो गया कि पंजाब की पुलिस को और पाकिस्तान रेंजर्स को गोलियां चलानी पड़ी, ओपन फायर करना पड़ा। पहली बात, पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में भी कोई खबर इसको लेकर नहीं है, तो भारत तक जो असली सच है ये बड़ा फिल्टर होकर आ रहा है। तो मैं बताता हूं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, क्यों टीएलपी के एक एक्शन की वजह से, एक रैली की वजह से, एक प्रोटेस्ट की वजह से पाकिस्तान में बवाल मच गया, इतना बड़ा बवाल कि टीएलपी जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकली 4th सबसे बड़ी पार्टी है, 4थी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पर बैन की तैयारी हो गई, बैन लग गया और एटीए एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसकी जो 4th शेड्यूल है, 4थी सूची है, उसमें डाल दिया गया टीएलपी को। चलिए जल्दी से आपको बताता हूं कि आखिर कब क्या हुआ। तो सबसे पहले ये देखिए 8 और 9 अक्टूबर को क्या होता है। इनका जो मार्च था ये था कि भाई चलो 9 अक्टूबर को हम निकलेंगे, 100 घंटे तो ठीक रहे। उसके बाद जो हुआ उससे पाकिस्तान का जो एक जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, उसको सबसे बड़ा थ्रेट महसूस हुआ इसके 100 घंटे बाद और उसके लिए पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन खुद जिम्मेदार है। कैसे, देखिए पूरी कहानी क्या है। ट्विन सिटी जो कही जाती है इस्लामाबाद रावलपिंडी, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है। अब देखिए 8-9 अक्टूबर को क्या होता है, अथॉरिटीज इन रावलपिंडी इंपोज्ड सेक्शन 144, सेक्शन 144 यानी कर्फ्यू जैसे हालात रावलपिंडी में लगा दिए गए। अब आपको पता है कि रावलपिंडी बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि वहां जीएचक्यू है, जनरल हेडक्वार्टर, पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर, आसिम मुनीर वहीं बैठता है, चलाता भले पूरे मुल्क को है लेकिन बैठता वो रावलपिंडी में, जनरल हेडक्वार्टर वहीं है, बड़ा सेंसिटिव एक शहर है रावलपिंडी। वहां धारा 144 लगा दी गई। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज, उनके प्रदर्शन से जुड़े होने की खबर जैसे ही मिली, रावलपिंडी में 144 लगा दी गई। इंटेलिजेंस इनपुट था या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की पहले से तैयारी थी कि हम तहरीके लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, उनको निशाना बनाएंगे, उनके समर्थकों पर, उनके वर्कर्स पर, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको गोलियां मारेंगे, ऐसा कुछ पहले से प्लान था जिसकी वजह से 144 धारा 144 कर्फ्यू जैसे वहां हालात लगा दिए गए। अब देखिए कोई क्लैश नहीं हुआ है, उससे पहले ही 117 टीएलपी एक्टिविस्ट यानी टीएलपी कार्यकर्ता, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 117 कार्यकर्ता, साद हुसैन रिजवी के 117 समर्थकों को डिटेन कर लिया जाता है, जबकि कोई हिंसक क्लैश अभी शुरू नहीं हुई है। 8 और 9 अक्टूबर की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद क्या होता है, कंटेनर्स वर प्लेस्ड नियर द फैजाबाद इंटरचेंज। अब ये फैजाबाद इंटरचेंज जो है, यहां कंटेनर्स जो रखे गए थे, क्यों रखे गए, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर सके हम, इसलिए कंटेनर्स रखे गए। पाकिस्तान का बड़ा पुराना तरीका है, वो कंटेनर रख देते हैं। अब जब रोड जाम हो जाती है, कंटेनर रख दिया, उसको उसके पार आप पैदल तो जा सकते हैं, गाड़ियों के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कंटेनर आपने समझ लिया कि छोटा पहाड़ रख दिया है रोड पे, अब आप उसके पार गाड़ी के साथ तो नहीं जा सकते, तो रोड हो जाती है ब्लॉक। तो कंटेनर रख दिए गए थे और इस इंटरचेंज पे, ताकि बाकी शहरों की ओर ना जा सके और इस्लामाबाद की तरफ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी जो मंजिल थी टीएलपी की उस प्रोटेस्ट की, वो इस्लामाबाद थी। तो ये मैंने बताया आपको 8 से 9 अक्टूबर को क्या हुआ है।
अब आपको बताता हूं मैं कि 9 से 10 अक्टूबर को क्या हुआ। 9 से 10 अक्टूबर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 3G 4G जो सर्विस है वह सस्पेंडेड इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। इसी को ट्विन सिटी कहते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। यहां मोबाइल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कॉल से कोई कनेक्टिविटी ना रहे, कॉल से एक दूसरे से टीएलपी कार्यकर्ता संपर्क में ना जुटे, ताकि और भीड़ यहां ना आए। जो जमा हो गए थे उतने ही लोग रहें। अब उसके बाद clashes erupted in Lahore after a police raid on the TLP headquarters aimed at arresting its leader साद रिजवी। एक एक शब्द गौर से पढ़िएगा, एक एक शब्द। Clashes erupted in Lahore after a police raid on the TLP headquarter। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पर पंजाब पुलिस रेड मारती है पाक रेंजर्स के साथ। किस लिए? साद हुसैन रिजवी को अरेस्ट करने के लिए। और साद हुसैन रिजवी कौन है? टीएलपी का चीफ, टीएलपी का बॉस, टीएलपी का सरगना, टीएलपी का प्रमुख, जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। अब यहीं से देखे कहां से क्लैश शुरू हुई। अभी तक तनातनी थी, भाई सेक्टर 144 लगा दिया आपने, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी, कंटेनर लगा दिए, लेकिन अभी भिड़ंत नहीं हो रही है। अभी पाकिस्तान में जो पंजाब है, पंजाब की पुलिस, उसकी और टीएलपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत अभी तक नहीं हो रही है। पाक रेंजर्स की, टीएलपी के वर्कर्स की, इनकी भी भिड़ंत अभी तक नहीं हो रही है। कब होती है भिड़ंत? जब टीएलपी के चीफ साद हुसैन रिजवी को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, रेड डाली जाती है टीएलपी के हेडक्वार्टर पर। अब आप किसी भी पार्टी, किसी भी तंजीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अगर हेडक्वार्टर पर रेड डालेंगे बगैर किसी नोटिस के, आप जाएंगे रेड डालने, उसको अरेस्ट करने, डिटेन करने, और आप क्या समझते हैं कि उसके समर्थक आपको ऐसे ही, उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्लैश शुरू हो गई पाकिस्तान में। टीएलपी सपोर्टर रिस्पॉन्डेड विद स्टोन पेल्टिंग एंड आयरन रॉड्स प्रॉम्प्टिंग पुलिस टू यूज टीयर गैस। अब ये मैं पाकिस्तान के, इसमें भी कुछ सोर्सेज हैं, लेकिन आप शब्दों पे गौर करिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्टर्स ने जब पुलिस ने रेड मारा उसका जवाब दिया, स्टोन पेल्टिंग की, उन पर पत्थर फेंके, आयरन रॉड, लोहे की जो रॉड है उनसे वो लड़े। अब इनका कहना है कि इसके बाद पुलिस आंसू गैस छोड़ने को मजबूर हुई, पर फिर भी यहां किसी हथियार का जिक्र नहीं है कि टीएलपी वालों ने हथियार से फायरिंग की, बंदूक से फायरिंग की, असॉल्ट राइफल से गोलियां दागी। ध्यान दीजिए इस बात पर, टीएलपी ने हिंसा की, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, यह बात सच है। पर जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस को, उनके चीफ को, साद हुसैन रिजवी को ये तो अरेस्ट करने आए, पकड़ने आए हैं, तब उन्होंने पत्थर और लोहे की रॉड से मुकाबला किया। किसका मुकाबला किया? पंजाब की पुलिस का, पाकिस्तान रेंजर्स का, जिनके पास हाईटेक वेपन होते हैं, असॉल्ट राइफल्स होती हैं और वो मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होते हैं। उनका मुकाबला आप पत्थर और रॉड से कर रहे हैं। आप इसको बराबर की क्लैश कैसे कह सकते हैं? मैं तो बेहतर शब्दों में कहूंगा कि ये तो आत्मसम्मान, कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, उसमें उठाया गया मैं इसको कदम कहूंगा। जब सामने वाले गोली दाग रहे हैं, टीएलपी के चीफ को ले जा रहे हैं, तो पत्थर और डंडे से उनका मुकाबला किया जा रहा है। ये मुकाबला हो नहीं सकता, लेकिन ये कर रहे हैं। अब अगले, ये 9 से 10 अक्टूबर के दरमियान हुआ था। अब आइए अगला, 10 अक्टूबर को क्या होता है? 10 अक्टूबर को अथॉरिटीज हैड ऑलरेडी क्लोज्ड मेजर रोड्स एंड सील्ड ऑफ द रेड जोन अराउंड इस्लामाबाद। अब पहुंचे नहीं है, टीएलपी पहुंची नहीं है, लेकिन यह पता चल गया कि टीएलपी वाले का इरादा अब पहुंचने का है। साद हुसैन रिजवी ने भी अपने समर्थकों को कह दिया कि अगर ये गोलियां चला रहे हैं, सबसे आगे मैं आऊंगा, मेरे सीने पे ये गोली मारेंगे, लेकिन हम इस्लामाबाद पहुंचकर रहेंगे। साद हुसैन रिजवी की एक आखिरी तकरीर सामने आई थी जिसमें वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से कह रहे थे कि भाई, तुम्हें मैं अपना भाई मानता हूं, तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मैं जा रहा हूं गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में, अब इसके लिए तुम मुझे गोली मारोगे क्या? यह साद हुसैन रिजवी का कहना है, टीएलपी के चीफ का कहना था। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कुछ बयानात सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई, हम भले ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं पाकिस्तान के, पर हम टीएलपी के लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं और एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा वो इकलौती वजह जिसके लिए
साद हुसैन रिजवी और उनके समर्थकों पर गोलियां दागी गई। टीएलपी को खत्म करने की साजिश के पीछे एक ही वजह है, मैं बताता हूं वो एक वजह। पर पहले आपको पूरी टाइमलाइन, मैंने 8 अक्टूबर क्या हुआ बताया, 9 अक्टूबर क्या हुआ, 10 अक्टूबर क्या हुआ, ये देख लीजिए। इस्लामाबाद के आसपास, पाकिस्तान की कैपिटल के आसपास पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया कि परिंदा भी पर न मार सके, जबकि टीएलपी के कार्यकर्ता अभी दूर थे। ये जो लाहौर से इस्लामाबाद का मार्च था ना, अल अक्सा मार्च इसको नाम दिया गया था, अल अक्सा मिलियन मार्च ये नाम था। तो वो तो 400 किलोमीटर की दूरी है, ये 400 किलोमीटर में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फोर्सेस, इनके हाथ पांव फूल गए कि टीएलपी वालों को कैसे रोके। ठीक, 10 अक्टूबर की कहानी बता दी, आ जाओ 11 अक्टूबर पे मैं आपको बताता हूं। टीएलपी सपोर्टर्स रीग्रुप्ड नियर मुरीद के, पहली बार क्रैकडाउन की कोशिश हो चुकी थी। टीएलपी के सपोर्टर मुरीद के, जहां लश्कर का भी हेडक्वार्टर है और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक ये पड़ता है और लाहौर के एकदम करीब है, मुरीदके में इकट्ठे होते हैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थक साद हुसैन रिजवी, वो भी यहां होता है। अब जब ये लोग इकट्ठा होते हैं, साद हुसैन रिजवी की तकरीर आती है कि पीछे नहीं हटना, चलना है इस्लामाबाद तो चलना है। हालांकि साद हुसैन रिजवी की कई तकरीरें मौजूद हैं गोली लगने से पहले की, जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, तुम गोलियां क्यों चला रहे हो? तुमसे मतलब पाकिस्तान की पाक रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जवान। साद हुसैन रिजवी ने पूछा कि मुझे बता दो तुम गोलियां क्यों चला रहे हो। और एक चीज मैं और बता दूं, साद हुसैन रिजवी 31 साल की उम्र है, किसी के लिए वो अल्लामा है, किसी के लिए मौलाना है, किसी के लिए आलिम दीन है, किसी के लिए टीएलपी के चीफ हैं। अब मरियम नवाज के लिए वो टीएलपी को मरियम नवाज ने टेररिज्म एक्ट में डाल दिया, तो मरियम नवाज के लिए साद हुसैन रिजवी का अलग मतलब है। पर मैं एक चीज बताऊंगा कि साद हुसैन रिजवी की तकरीरें जो होती हैं वो उनके समर्थकों को बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि बोलने की कला उनकी बड़ी अच्छी है। तो साद हुसैन रिजवी ने जब बोला तो उनके समर्थक वहां से हटे नहीं, उन्हें पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन साद हुसैन रिजवी को छोड़कर टीएलपी का एक समर्थक नहीं गया, वो वहीं खड़ा था मुरीदके में, मानो अनहोनी का उसे इंतजार हो। अब देखते हैं 11 अक्टूबर को, क्लैशेस वर रिपोर्टेड अलोंग द जीटी रोड कॉरिडोर। जीटी रोड वही ग्रैंड ट्रैंक रोड, शेरशाह सूरी वाली। तो यहां पे झड़प शुरू हो गई। ठीक, यहां आप देख सकते हैं मुरीदके में फिर से इकट्ठा हुए टीएलपी के सपोर्टर, टीएलपी के कार्यकर्ता, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के, और जीटी रोड पर क्लैश का नया चैप्टर शुरू हो गया। क्लैश किसके बीच? टीएलपी के वर्कर्स और पंजाब पुलिस, पाक रेंजर्स। अब 12 अक्टूबर को क्या होता है, अब आते जाइए, अब हम वहां पहुंच रहे हैं जहां से पाकिस्तान में अनरेस्ट का ज्वालामुखी फूटा है। अब हम वहां पहुंच गए। 12 अक्टूबर को क्या होता है, आइए ये देखिए। स्टैंड ऑफ एस्केलेटेड एज प्रोटेस्टर्स कैंप्ड इन मुरीदके। मुरीदके में कैंप लगा लिया, अब नहीं जाना है यहां से, यहीं से शुरू करेंगे मार्च दोबारा। तनाव बढ़ गया। Dozens of police officers were injured, while TLP claimed multiple fatalities among its members. The Punjab government deployed additional police and rangers, and roads towards Islamabad remained sealed. इतना तगड़ा जवाब दिया टीएलपी के लोगों ने कि पंजाब पुलिस, जो कि पहले से पूरी तैयारी के साथ थी, उसे और ज्यादा पुलिस के जवान और पाक रेंजर्स भेजने पड़े कि भैया इनको संभालो, टीएलपी वालों को हम नहीं संभाल पा रहे, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं ये क्रैकडाउन के बाद से। और इस्लामाबाद जाने वाली जो सड़कें थी, जितने भी रास्ते थे, उनको सील कर दिया गया। 12 अक्टूबर यानी एक बहुत बड़े मैसेकर की, मुरीद के मैसेकर, उसकी स्क्रिप्ट अब तैयार थी। अब होना था फाइनल क्रैकडाउन, फाइनल शोडाउन ऑफ असॉल्ट। 13 अक्टूबर क्या होता है, अब ये 12 अक्टूबर की दरमियानी रात है, 12 बज चुके हैं, समय 12 बज चुके हैं, 13 अक्टूबर लग चुका है। वायलेंस एस्केलेटेड नियर लाहौर एंड मुरीद के एज पुलिस अटेम्प्टेड टू डिस्पर्स द एडवांसिंग टीएलपी मार्च। टीएलपी वाले कहे कि भाई रात में ये अगर हमें मारना चाहते हैं तो रात में ही मार्च निकाल दो। वो एक जगह खड़े हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं थे, हिंसा बढ़ती गई। पुलिस स्टार्टेड ओपन फायरिंग टू कंटेन द क्राउड while TLP claimed multiple deaths among its members. ये
ओपन फायर किया है। कई वीडियो हैं जो मैंने कुछ आपको दिखाए भी हैं, कई वीडियो हैं जिसमें जो एक फ्लाईओवर है ना, टीएलपी के कार्यकर्ता भाग रहे हैं, टीएलपी के लोग भाग रहे हैं, पंजाब पुलिस जो कि बाइक पे बैठी है दौड़ा के उनको गोलियां मार रही है। ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं, ऐसे ऐसे वीडियो पाकिस्तान से आए हैं। टीएलपी का कहना है, पाकिस्तान के लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि 600 से 700 की डेथ रिपोर्ट हुई है। अब रिपोर्ट कौन किसके किधर से हुई है वो टीएलपी के लोगों का ही मानना है, कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया। दूसरी तरफ ये कहने वाले लोग भी हैं कि भाई जहां ये प्रोटेस्ट गैदरिंग है वो ऐसा इलाका है पाकिस्तान का कि अगर वहां 20-25 भी लाशें बिक जाती तो कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाता, क्योंकि बड़ा ओपन है एरिया, वो एक्सपोजर वहां ज्यादा है। तो जो लोग बचाव कर रहे हैं पंजाब पुलिस का और टीएलपी के खिलाफ जो है वो ये कह रहे हैं कि वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि 500, 600, 700 लोगों की लाशें बिछा दी जाएं या एक रात में लोगों को मारकर कहीं और ले जाया जाए। वो कह रहे हैं वहां हर दूसरे आदमी मोबाइल बना के वीडियो वायरल कर देता। तो दोनों थ्योरी मैंने आपको बता दी, टीएलपी के सपोर्ट वाली भी और टीएलपी की थ्योरी के अगेंस्ट भी, ठीक है। पर ओपन फायरिंग हुई है टीएलपी वालों पे, ये बात सच है। कैजुअलिटी की लिस्ट टीएलपी के जितने समर्थक कह रहे हैं 2000 से ज्यादा घायल हुए, 700 प्लस का नंबर बता रहे हैं। ये मैसेकर है, अगर 700 प्लस है तो मैसेकर है। और आसिम मुनीर को टीएलपी के लोग ट्रेंड करा रहे हैं, माफ कीजिएगा, बुचर ऑफ मुरीदके, बुचर ऑफ मुरीदके से ये आसिम मुनीर को नया नाम मिला है अपने ही लोगों का कत्लेआम करने पर। टीएलपी कौन है? टीएलपी भारत की संस्था तो है नहीं, टीएलपी इजराइल की संस्था तो है नहीं। 2015 में पाकिस्तान में ही बनी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान चुनाव लड़ा, सिंध में तो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन में कामयाबी भी मिली। सिंध जो कि गढ़ है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, और पंजाब जो कि गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीएमएलएन का, वहां तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 22 लाख वोट पाए थे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने, ये चुनाव भी लड़ती है पार्टी और पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। और पंजाब ही आई थिंक, पंजाब में पीपीपी जो भुट्टो की पार्टी है उसको पीछे छोड़ दिया था टीएलपी ने। तो आप समझ सकते हैं टीएलपी कितनी तेजी से बढ़ रही थी इस्लामाबाद की गद्दी की तरफ। एक दो चुनाव और लगते, निष्पक्ष चुनाव होता, टीएलपी किंग मेकर बन जाती, ये गारंटी। आप उसका ग्राफ देखेंगे ना, टीएलपी का सक्सेस रेट देखेंगे, टीएलपी की पॉपुलैरिटी देखेंगे। मैं फिर कहता हूं, अपने हर वीडियो में कह रहा हूं, टीएलपी सिर्फ एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, वो एक मजहबी ताकत है, वो एक मजहबी ताकत है। और पाकिस्तान जो मुल्क बना ही, आसिम मुनीर खुद कहता है कलमे की बुनियाद पे बना है, 2 ही रियासतें बनी है, दूसरा वो कहता है पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान धर्म के आधार पे अलग हुआ था, धर्म के आधार पर उसका निर्माण हुआ था, ये बात सच है भाई। ये कट्टर आइडियोलॉजी थी मोहम्मद अली जिन्ना की। अब उस मुल्क में जब एक मजहबी धार्मिक संगठन पर, और वो भी बड़े पॉपुलर, बड़े लोकप्रिय पाकिस्तान के अंदर साद हुसैन रिजवी, 31 साल का ये मौलाना है, 31 ईयर्स ऑफ एज, 31 साल में पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। 3 गोलियां लगी हैं, लाहौर के अस्पताल में भर्ती है, किस हालत में नहीं पता। अगला मैसेज कब आएगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। बहुत बेकरार हैं टीएलपी के समर्थक, गुस्से से उबल रहे हैं। और आप सोचिए, इन हालातों में टीएलपी पर बैन लगा देती है मरियम नवाज, शेड्यूल 4 में डाल देती है एटीए के, बैंक अकाउंट सीज टीएलपी के, मदरसे सीज, मस्जिदें सीज, और जिस पर भी शक हुआ कि टीएलपी से जुड़ा है, क्योंकि बैन लग जाने पे अगर आप किसी को आतंकी संगठन बना के बैन कर दोगे तो उससे जुड़े सदस्य भी आतंकी हो जाते हैं, पकड़ो ठूसो जेल में। रातों रात टीएलपी को खत्म करने की साजिश, और जिसका मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको बताता हूं वो एक वजह, तात्कालिक टेम्परेरी वजह, जिसकी वजह से टीएलपी पर एक्शन हुआ है। वजह यह है कि इस दौर में पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बहुत बेहतर करने में जुटा है। अमेरिका को चाहिए बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल में एयर स्ट्राइक की,
तालिबान को डराने के लिए टीटीपी का हवाला दिया, लेकिन असली मकसद यह है तालिबान को डराओ और बगराम एयरबेस जो है वो ट्रंप को दो। पाकिस्तान ये खेल कर रहा। अब ऐसे हालात में साद हुसैन रिजवी ने इस्लामाबाद पहुंचकर यूएस एम्बेसी को ही घेरने का प्लान कर दिया। अब टीएलपी के लोग वहां पहुंच जाते, यूएस एम्बेसी को घेर लेते, तो 1979 में जो ईरान में हुआ था, तेहरान में जो घेर लिया था और एकदम एम्बेसी को जलाने पे, तोड़ने फोड़ने पे उतारू हो गए थे लोग, हो सकता है इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के सामने भी कुछ ऐसा ही कर देते टीएलपी के लोग। तो आसिम मुनीर की होती बड़ी किरकिरी, तो आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को आंख कैसे दिखा पाते। इसीलिए यह तय हुआ कि टीएलपी के लोग इस्लामाबाद ना पहुंच पाए, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अब मरियम नवाज जो कि मुमताज कादरी का भी चैप्टर जानती हैं, उनको पता है कि टीएलपी को रोकना, टीएलपी को शेड्यूल 4 में डालना, एंटी टेररिज्म एक्ट में डालना, ये कितना घातक साबित हो सकता है, लेकिन आसिम मुनीर के कहने पर किया गया। और इसकी दूसरी वजह यह है कि टीएलपी एक पॉलिटिकल फोर्स है, पाकिस्तान में लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलैरिटी इनकी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए चाहे पीपीपी हो चाहे पीएमएल नून हो, सबको साद हुसैन रिजवी और टीएलपी को खत्म करना था। क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी, चलिए मजहबी तौर पर ये लोकप्रिय है, ठीक है, वो अलग बात है। साद हुसैन रिजवी के फादर खादिम हुसैन रिजवी भी इस मूवमेंट से जुड़े थे, लेकिन ये राजनीतिक ताकत भी है, तो ये पाकिस्तान में किसी को नहीं पचेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और अगर एक ऐसा आदमी जिसके पास मजहबी ताकत भी हो, जिसके पास धर्म के नाम पर भी करोड़ों फॉलोअर हो और राजनीति के नाम पर भी करोड़ों फॉलोअर हो, तो वो सेना की क्यों सुनेगा पाकिस्तान में? वो तो अपनी सत्ता चलाएगा, अपने मन की करेगा। तो ये पाकिस्तान की सेना को भी पसंद नहीं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पर इतना तय है कि 31 साल 31 ईयर्स ऑफ एज साद हुसैन रिजवी किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं था। अब आगे क्या होगा, साद हुसैन रिजवी की हेल्थ अपडेट कैसी है, हेल्थ अपडेट क्या है, हेल्थ कैसी है, हेल्थ अपडेट क्या है, वो मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन तब तक टीएलपी के लिए सबसे मुश्किल दौर है, और टीएलपी ने अगर ये दौर झेल लिया तो यकीन मानिए मरियम नवाज और आसिम मुनीर के लिए उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर आने वाला है। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।